हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज का जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। हमको सभी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। वी डू हैव फियर ऑफ समथिंग, वेदर इट इज़ अ डार्कनेस, वेदर इट इज़ अ घोस्ट, वेदर इट इज़ अ हाइट, वेदर इट इज़ अ वाटर और ए फायर। सबके मन में एक हल्का सा कहीं ना कहीं डर होता है। तो जब अब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो अपने पास दो रास्ते होते हैं। या तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, वो चीज़ करो ही मत। अगर डार्कनेस से डर लगता है तो अंधेरे में जाओ ही मत। ये एक सिंपल तरीका है वहाँ से अवॉइड करने का या इग्नोर करने का या फियर से दूर जाने का एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा जो ये सॉफ्ट तरीका होता है, इट्स अ सिंपल ऑप्शन जो ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन सेकंड तरीका जो होता है वो थोड़ा सा एडवेंचरस होता है, थोड़ा सा रिस्की भी होता है। लेकिन अगर आपने उसको कर लिया तो इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि आप उस डर को कॉन्कर कर लोगे। और एग्जैक्टली ये जो थीम है कि हाउ टू कॉन्कर योर फियर, यानी कि अगर कॉन्कर करना है तो उस डर का हमें सामना करना पड़ेगा, उसको फेस टू फेस चैलेंज करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। बहुत ही हिंदी में वेल नोन फ्रेज कहा जाता है कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। तो एग्जैक्टली इसी थीम को कि फियर को कॉन्कर कैसे करें, डर को कैसे जीता जाए, यही जो थीम है ये थीम है अपने फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो बुक है 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश की, और चैप्टर 3 जो है वो इसी थीम को डिस्क्राइब करने वाला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डीप वाटर और रिटन बाय विलियम डगलस। हालांकि ये जो है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फ्रॉम मैन ऑफ माउंटेन से ये लिया गया है और इसमें उन्होंने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है कि हाउ ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर। देयरफॉर द नेम इज गिवन एज अ डीप वाटर। डीप वाटर एज द नेम सजेस्ट, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी, गहरा पानी। तो ये गहरे पानी के ऊपर उन्होंने उस डर को, गहरे पानी की या पानी का जो डर होता है उसके ऊपर उन्होंने किस तरीके से जीत हासिल करी फाइनली, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या एफर्ट्स उन्होंने लगाए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया है। और जब अपन इस लेसन को पढ़ते तो अपन बहुत उसको कनेक्ट कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें डर को जीतना चाहिए। तो राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम डगलस he was born in USA and he graduated from the discipline of arts and economics, और बाद में उन्होंने 2 साल तक टीचिंग भी करी। लेकिन शायद टीचिंग उनका पैशन नहीं था, वो जल्दी ही उससे बोर हो गए and he decided to make a career in legal department। और लकीली और सडनली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के वो कांटेक्ट में आ गए, उनके लीगल एडवाइज़र बन गए और फिर बहुत लंबे समय तक उन्होंने लीगल एडवाइज़र की तरह, लीगल एक्टिविटीज़ की तरह कोर्ट में बहुत लंबे समय तक काम किया। और वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गए कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने कोर्ट में अपनी सेवाएं दी। तो ये जो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया है डीप वाटर। तो लेसन की जो शुरुआत होती है मतलब वो 10 या 11 साल के लगभग है और उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया स्विमिंग सीखने के लिए। स्विमिंग पूल का नाम यहाँ पे दिया है YMCA। हालांकि जो लेसन है, लेसन में इसका लॉन्ग फॉर्म का जिक्र नहीं है। बहुत बार ये लगता है कि Y स्टैंड्स फॉर याकीमा रिवर का यहाँ पे जिक्र है तो Y स्टैंड्स फॉर याकीमा हो, लेकिन याकीमा नहीं है। YMCA जो स्विमिंग पूल उन्होंने ज्वाइन किया था उसका पूरा फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस
क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का वो स्विमिंग पूल था, और उन्होंने वो 10-11 साल के आसपास वो ज्वाइन किया ताकि उनको स्विमिंग सीखनी थी। लेकिन उससे पहले जब एक नाइटमेयर उनके साथ में हुआ था, या एक हादसा हुआ था व्हेन ही वाज 3 to 4 years old, और अपने फादर के साथ में, या हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, बीच पे लेके गए थे उसके पापा उनको एक बार, जब वो 3-4 साल के थे, और बीच पे खड़े थे और सडनली एक बड़ी जो टाइड होती है या वेव उनको दोनों को स्ट्राइक करी। और आपको पता है कि बीच पे जब बड़ी बड़ी टाइड्स आती, वेव्स आती, तो एकदम से पानी सिर के ऊपर चला जाता है। अब वो 3-4 साल के उम्र थी, तो वो लगभग उसमें डूब गए थे। मतलब उसमें ज़्यादा घबराने वाली या डरने वाली, बड़े व्यक्ति के लिए घबराने वाली बात नहीं थी। देयर वाज नथिंग टू फ्राइटन, बट एज ही वाज अ चाइल्ड इन दैट पीरियड, तो उनका वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा लगभग डूब गए, और उनका एक थोड़ा सा डर बैठ गया। हालांकि उनके जो पापा बगल में खड़े थे, ही वाज लाफिंग, मतलब लेकिन वो एक थोड़ा सा डर उनके दिमाग में बैठ गया। मतलब 3-4 साल में उन्होंने पहला नाइटमेयर या पहला हादसा उन्होंने फेस किया, और अब वो 11 साल के हो गए, और फिर उन्होंने स्विमिंग सीखने का मतलब हादसा होने के बाद उन्होंने स्विमिंग सीखना चालू किया। और यहाँ पे YMCA पुल में भी उनके साथ में सेकंड टाइम बहुत बड़ा नाइटमेयर हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत भयानक हादसा हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने अभी किया है। तो उन्होंने, और बहुत ही स्कीनी थे वो, स्कीनी का मतलब बहुत ही दुबले पतले थे वो, जब वो 10-11 साल के उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। और बचपन का जो मेमोरीज थी उनको कभी कभी परेशान करती थी, लेकिन धीरे धीरे वाटर विंग्स होते हैं, जो एक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके सहारे उन्होंने सीखना चालू किया। अच्छा, ये स्विमिंग पूल का जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता होगा शायद, इसमें एक शैलो एंड होता है, एक तरफ एक शैलो एंड होता है और दूसरी तरफ एक डीप एंड होता है। मतलब if you see from the top of the swimming pool, it looks like a flat surface, but at the bottom of the swimming pool the ends are different। मतलब कुछ स्लोपी होता है, मतलब एक तरफ से जो 2 या 3 फीट का एक शैलो एंड कहलाता है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वाटर लेवल बढ़ती जाती है, और लास्ट वाला जो डीप एंड रहता है, वो डीप एंड लगभग 9 फीट के अराउंड था। मतलब वहाँ गहरा पानी रहेगा। तो जनरली जो स्विमिंग सीखने जाते हैं वो शैलो एंड से चालू करते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, और धीरे धीरे, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, इंस्ट्रक्टर वगैरह, कोचेस वगैरह रहते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं बच्चों को जब सीखते हैं। तो शुरुआत के 2-3 दिन उन्होंने, बाकी बच्चे जो कोशिश करते थे उनको देखते रहे, उनकी मिमिक्री करते रहे, मतलब कॉपी करते रहे, और वाटर विंग्स के साथ में वो स्विमिंग सीखने लगे। So for the first 2-3 days he was quite comfortable in swimming, और उनको ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा। और उसके बाद में वो हादसा हुआ, एंड मिस एडवेंचर हैपन। एक दिन ऐसा हुआ था कि एक दिन वो थोड़ा सा शायद पहले चले गए थे, एंड देयर वाज नोबडी ऑन द स्विमिंग पूल, कोई था नहीं वहाँ पे। द प्लेस वाज वेरी क्वाइट एंड काम, पानी भी एकदम क्वाइट था, देयर वाज नोबडी, मतलब कोई था नहीं। अच्छा, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अकेले जाके पानी में स्विमिंग करे, तो ही वॉज, मतलब वो बैठ गए पुल के सहारे किनारे बैठ गए, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द अदर्स बॉय टू कम एंड देन ही विल स्टार्ट स्विमिंग। तो वो वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे, और बाकी दूसरे जो स्विमिंग सीखने वाले बच्चे रहते उनका वेट कर रहे थे। अलोन थे वो, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में जाने की। तो अचानक से एक यहाँ पे जिक्र किया है, ए बिग ब्रूसर बॉय, यानी कि जो एक बहुत बड़ा एकदम 18 साल के आसपास का एक जिसका फिजिक बहुत अच्छा था, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, जिनके मसल वगैरह बहुत अच्छे थे, वो आया अपने 2-3 दोस्तों के साथ में, और ये बैठे हुए थे, विलियम डगलस किनारे बैठे हुए। तो उन्होंने वो उस लड़के ने बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब कैसा रहेगा कि तुमको मैं डक के जैसे पानी में फेंक दूँ, तो कैसा रहेगा। अब इन्होंने ये कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, इतनी देर में वो जो बिग ब्रोसर बॉय है, जो बुली काइंड ऑफ ए बॉय है, उसने इनको बिल्कुल ऐसे राइटर को उठा लिया। वो सिटिंग पोजीशन में ही है,
बैठे हुए आलती पालती लगा के बैठे स्विमिंग पूल के किनारे, उठा लिया एंड सडनली ही थ्रू हिम इनटू द पूल। अब ये कुछ समझ पाते तब तक वो सिटिंग पोजीशन में ही उन्होंने पूल के अंदर लैंडिंग करी। अच्छा, सबसे बड़ी ये बात है कि वो बॉय ने उनको शैलो एंड की तरफ नहीं फेंका, उनको डीप एंड की तरफ फेंका, यानी कि जहाँ पे गहरा पानी था 9 फीट डीप एंड की तरफ फेंका। वो लैंड कर गए सिटिंग पोजीशन में, और नेचुरली आपको पता है जिसको स्विमिंग नहीं आती वो क्या करेगा, नीचे डेफिनेटली वो डाउन जाएगा, नीचे जाने लगे। पहली बात तो उनको कुछ समझ भी नहीं आता, वो बिल्कुल हल्के से डर भी गए, थोड़े से घबरा भी गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो कॉन्सायंस होता है, एक अपने सद्विवेक बुद्धि होती है, विट यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया, उनको लगा कि कोई नहीं है, आई विल रीच अप टू द बॉटम ऑफ द पूल। एंड एक ऐसा होता है कि जैसे आप बॉटम में नीचे टाइल्स वगैरह लगी होती है, तो आपको ये लगता है कि भी बॉटम में मैं पहुंचूंगा, वहाँ टाइल्स के सहारे, अपने पैरों के सहारे टाइल्स को एक जर्क दूंगा और जर्क से एकदम मैं ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, और सरफेस पे अलग अलग सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं। किसी भी स्विमिंग पूल में लैडर होती है, रोप होती है, या वाटर विंग्स होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल ट्यूब्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको पकड़ के मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा। आई शुड नॉट वरी, आई शुड नॉट बॉदर। इस तरीके से वो धीरे धीरे चलते गए, लेकिन वो जो 9 फीट जो दूरी थी, उनको ऐसा लगे कि भाई ये लगभग 90 फीट के आसपास दूरी है, और बिल्कुल वो वेट कर रही थी कि कब मेरे पैर बॉटम को टच करे। व्हेन आई हीट माय लेग्स टू द बॉटम ऑफ द पूल, देन आई विल टेक ए जर्क फ्रॉम द बॉटम विद द फोर्स ऑफ माय लेग्स एंड वुड कम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाइक ए कॉर्क, है ना, जैसे अपन प्लास्टिक का कोई एक ढक्कन वगैरह जो कॉर्क होता है, अगर अपन उसको पानी में फेंकते या फिर अपन ने ज़बरदस्ती उसको डुबा भी दिया कोई हल्की वस्तु, तो वो अपने आप एक जर्क के साथ में ऊपर आ जाती। तो ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे वो ऊपर आया और उनको लगा कि मैं अभी सरफेस के ऊपर आ गया हूँ, और उन्होंने इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करी और ये सोचा कि मैं किसी रोप को पकड़ लूँ, किसी लैडर को पकड़ लूँ, या कोई मुझे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट मिले। तो उनको वो सब कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मतलब पूरी तरह से वो सरफेस पे नहीं आ पाए। सिर्फ उनको सभी दूर दिख रहा है येलो कलर का जो वाटर है, बस वही दिख रहा है। अब जब आदमी नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, 9 फीट काफ़ी होता है, उसके बाद में ऊपर आए तो नेचुरली वो सफोकेट कर रहे, उनका दम घुटने लगा था, उनके जो लंग्स है उसमें दर्द होने लगा था। उन्होंने मुंह खोला, है ना, पानी में जब आदमी डूबने लगता है तो सांस के लिए, एयर के लिए, ब्रीदिंग के लिए मुंह खोलता है, और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, पेट के अंदर दोबारा वाटर चला गया और फिर वो दोबारा नीचे जाने लगे। अब वो सेकंड टाइम नीचे जा रहे, मतलब वो पूरी तरह से सरफेस पे आए ही नहीं थे। अगर सरफेस पे वो आ जाते तो डेफिनेटली उनको हाथों में कुछ ना कुछ मिल जाता, बट he didn't he was not able to catch any safety instrument, and second time he was getting down into the water। और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा फोर्स है जो मुझे, some force was pulling me under the water। और सेकंड टाइम वो नीचे जाने लगे, तब तक तो उनके जो लंग्स है बिल्कुल उनमें मेरे बहुत पेन होने लगा, सफोकेशन होने लगा। और जब आपको बहुत देर तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो यू फील लाइक ड्राउजी और डिजीनेस फीलिंग होती है। उनके लेग्स ऐसे हो गए कि एकदम से सख्त हो गए, मूव नहीं कर पा रहे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सेकंड टाइम वापस वो नीचे जाते समय सेम स्ट्रेटेजी ही वाज थिंकिंग दैट दिस टाइम आई विल try my full efforts, and as soon as I touch the bottom of the pool I will again come on the surface like a cork। यानी कि सेकंड टाइम में उनके दिमाग में वही स्ट्रेटेजी काम कर रही थी कि पहली बार मुझे ये सक्सेस नहीं मिला, बट सेकंड टाइम आई विल डेफिनेटली सक्सीड। तो वो धीरे धीरे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, और फाइनली जब उनको उनके पैर पूल के जो बॉटम में उनके टच किए तो वापस उन्होंने जितने भी उनके अंदर स्ट्रेंथ बची थी, हालांकि काफ़ी वो सफोकेशन हो रहा था, उनके फेफड़े लंग्स यानी कि काफ़ी उनमें दर्द होने लगा था, बिकॉज हिज लंग्स वेयर लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर वाज नो ऑक्सीजन बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू टेक ए ब्रीथ।
ही वॉज कंटिन्यूसली अंडर वाटर। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि पहले 9 फीट वो अंदर गए, 9 फीट से ऊपर उन्होंने कोशिश करी कि इसमें कितना समय गया होगा। फिर सेकंड टाइम ही वॉज गेटिंग डाउन एंड ही वॉज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सरफेस। देन उनके अंदर पूरी जितनी भी शक्ति थी उस शक्ति को उन्होंने इकट्ठा किया and with full force he tried to jump on the surface of the water, but again in the second time nothing happened। उनकी बॉडी एक तरह से यहाँ पे अलग अलग शब्द दिए, यानी कि पैरालाइज हो गई थी, उनके लेग्स मूव नहीं कर पा रहे थे, उनको स्लीपी या नींद जैसी भावना आने लगी, डोजी फीलिंग हो रहा था, ड्राउजी फीलिंग हो रहा था, जैसे कि मेरी बॉडी में कोई जान नहीं है। और मतलब बाद में उन्होंने सेकंड टाइम मतलब हेल्प करने के लिए ही वॉज ट्राइंग टू एल फॉर हेल्प, ट्राइंग टू कॉल हिज मदर, बट नथिंग हैपन। तो सेकंड टाइम आल्सो हिज सेकंड अटेम्प्ट वॉज आल्सो अनसक्सेसफुल एंड ही वॉज नॉट एबल टू कम on the surface of the water, so he could not find any safety instrument like a rope or a ladder or anything, because he was not able to come up on the surface completely। मतलब थोड़ा ऊपर तक आते थे लेकिन अपना मुंह एयर के अंदर वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहे। एंड अनफॉर्चुनेटली थर्ड टाइम ही वॉज गेटिंग डाउन। और जब तक ये तीसरी बार जब वो नीचे जा रहे थे तो उनके जो ही वॉज टू टायर्ड, इतने ज़्यादा वो थक गए थे कि अब उनके बॉडी ने मूवमेंट करना बंद कर दिया एंड उनके सारे जो एफर्ट्स है, सारी जो प्रयास है वो लगभग बंद हो गए थे। मतलब एक तरह से आप ऐसा मान के चलिए कि उन्होंने एक तरह से ही गेव अप, है ना, हार मान ली कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अब वो रिलैक्स फील कर रहे थे, मतलब वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे थे। थर्ड टाइम उनके साथ में ऐसा हो रहा था। सो अब बोले कि देर इज नो मीनिंग, देर वॉज नो मीनिंग टू मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट, हीज एफर्ट्स वेयर सीज्ड, यानी कि उसके सारे प्रयास बंद हो गए, पूरी बॉडी एक तरह से पैरालाइज हो गई है। उनके लेग्स ऐसे हो गए थे कि बहुत भारी हेवी वेट की तरह वजनदार उनकी पूरी बॉडी हो गई, ड्राउजी वो फील कर रहे थे और उनके सारे प्रयास बंद हो गए थे। एंड स्लोली ही वॉज गेटिंग डाउन एंड डाउन। और उनको ऐसा लग रहा था उस समय कि कोई मुझे, है ना, मैं स्पेस में जा रहा हूँ और कोई एक नाजुक हाथ मेरे को थामे हुए है और स्पेस से मैं मूव कर रहा हूँ। और मतलब कोई पैनिक नहीं, कोई ये नहीं है, मतलब बिल्कुल एक रिलैक्स होता है। मतलब लगभग ये जो स्टेज थी, ही वॉज एट द एज ऑफ हिज डेथ, यानी कि जब मौत के पास बहुत, जब इंसान एकदम करीब जाता है तो सारे दर्द वगैरह मिट जाते हैं और उनको लगता है कि भैया बस। यहाँ पे शब्द दिया है ही क्रॉस्ड ओबिलियन, मतलब लगभग अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच गए। एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, यानी कि जैसे जो जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर गया, मतलब वहाँ तक उनको याद रहा, उनके बाद में उनको कुछ भी याद नहीं रहा। मतलब ही बिकेम अनकॉन्शियस, यू कैन इमेजिन। और यही जो तीनों बार का उन्होंने वो जो अटेम्प्ट है या जो भी वो फीलिंग है, ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की है। बहुत ही मतलब अपन ऐसा फील कर सकते हैं कि उनको क्या, विलियम डगलस को क्या उस समय एग्जैक्टली महसूस हो रहा होगा। 3 बार वो ऊपर नीचे डीप एंड की तरफ से जा रहे थे और वापस आ रहे थे। बस वहाँ पे उनके सारे होशोहवास, फाइनली ही बिकेम अनकॉन्शियस। फिर बाद में बस उनको ये याद आया कि भाई वो स्टमक पे, यानी कि पेट के बल लेटे हुए थे और वो जो बिग ब्रूसर बॉय था वो बोल रहा था कि आई वॉज जस्ट फूलिंग, मतलब मैं जस्ट उनको मजाक कर रहा था। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आई वॉज नॉट नोइंग दैट ही वॉज नॉट एबल टू स्विम। मैं तो इससे मजाक कर रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ही वॉज ऑलमोस्ट डाइड। भैया तुम क्या कर रहे थे? वो लगभग ये बच्चा मर ही गया था। बाकी यहाँ पे इस बात का कोई जिक्र नहीं कि वो उनको किसने बाहर निकाला। और फिर उस दिन वो बड़ी मुश्किल से फिर उनको लॉकर रूम में लेके गए बाकी लोग। उनको चलते नहीं बन रहा था। वो somehow he reached at his home and he was not able to eat that night। रात में वो कुछ खा नहीं पाए और बस लेटे लेटे वो सारा जो हादसा था उसको वो याद कर रहे थे।
और याद आ ही रहा था। और फिर बाद में उनके दिमाग में जो पानी का जो फियर है, वो जो डर है, वो एकदम हॉन्टेड, यानी यह कि शब्द क्या है, हॉन्टेड, हॉन्टेड यानी कि बार बार एक डर को बार बार दिमाग में पिंच करना, तो एकदम से डर बैठ गया कि पानी का डर है ना। द फियर ऑफ वाटर कंटिन्यूसली हॉन्टेड हिज माइंड। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद में, मतलब मैं बिल्कुल वो पानी में जाने की जब भी कोशिश करते थे, और बिल्कुल वो उनको वो जो अब उनके साथ जीवन में क्या हो गया, जीवन में उनके लाइफ में 2 नाइटमेयर हो गए। जब वो 3 या 4 साल के थे अपने फादर के साथ, तब उनका पानी के साथ हादसा हुआ। इट वॉज द फर्स्ट नाइटमेयर। एंड एट YMCA पूल व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग सिंसियरली, ये हादसा हो गया। तो जीवन में उनको 2 हादसे हो गए। तो वाटर का या पानी का भाई कितना उनके दिमाग में बैठ गया होगा, आप इमेजिन कर सकते। और फिर बाद में धीरे धीरे वो पानी को अवॉइड करने लगे, और ऐसे ही कई साल। अब जिस व्यक्ति के साथ, व्यक्ति क्या, जिस बच्चे के साथ में 2 बार अगर पानी के साथ में हादसा हुआ है, तो वो बिल्कुल पानी को तो अवॉइड ही करेगा। अच्छा, साथ में यहाँ पे ये भी है कि उनको पानी से बहुत लगाव भी था। मतलब ही लाइक्ड टू स्विम, कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग, सारे जो वाटर स्पोर्ट्स थे वो बड़े उसके अंदर वो फैसिनेट है। यहाँ पे सोलोमन फिश का जिक्र है, ट्राउट फिशिंग का जिक्र है। ही ऑलवेज लाइक टू गो फॉर ए फिशिंग, स्विमिंग, कैनोइंग और बोटिंग। लेकिन जब भी वो पानी के पास जाते थे, उनको वापस वो 2 पुराने जो 2 नाइटमेयर है जो हादसे हुए थे, उनको बिल्कुल दिमाग में हॉन्टिंग करते थे। और वो पुराना जो डर था उनके दिमाग में बैठा हुआ, वो वापस पकड़ लेता था, सीज्ड कर लेता था, और फिर वो दूर भागते थे। इस तरीके से कई साल बीत गए, लेकिन पानी का जो एक तरह से अट्रैक्शन था, ये जो ये पानी का जो अट्रैक्शन था, वो वापस उनको बार बार खींच लाता। फिर वहाँ पे उन्होंने एक एडवेंचरस फैसला ले लिया कि नाउ आई विल ट्राई टू लर्न स्विमिंग विथ अ प्रॉपर वे। और ये जो उनका जो लाइफ का जो डिसीजन था, वो सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर उन्होंने फाइनली ही डिसाइडेड टू हायर ए इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग कोच के पास गए। मतलब ये दोनों हादसे होने के बाद कई साल बीत गए, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ ए कोच और ए इंस्ट्रक्टर। और बिल्कुल उन्होंने फिर वो फैसला किया, और इंस्ट्रक्टर ने उनको ये प्रॉमिस किया है कि डोंट वरी, आई विल टीच यू स्विमिंग। अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया कि बड़ी अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया। यानी कि उन्होंने एक पुली बनाई। मतलब वो अपने वेस्ट में, कमर में एक बेल्ट बांधते थे, और बेल्ट को ऊपर जा रहा है, ऊपर एक पुली लगाई है, और पुली से होते हुए रोप दूसरे एंड पे उनके इंस्ट्रक्टर के पास रहता था। और वो अलग अलग डायरेक्शन उनको देते थे कि भाई अभी तुम प्रैक्टिस करो, है ना, फॉरवर्ड। अच्छा, आपको ये पता है कि स्विमिंग के अलग अलग टेक्निक होती है, बैक स्ट्रोक होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, अलग अलग पोजीशंस में स्विमिंग सिखाते। तो फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, नॉर्मल स्विमिंग, इस तरीके से वो उनको सिखाते गए। और जैसे ही एक हाथ में उनको रोप पकड़ा होता है और पकड़ा होता था, और दूसरी तरफ से उनकी बॉडी उससे बंधी हुई है, यानी विद द हेल्प ऑफ रोप एंड विद द हेल्प ऑफ पुली द इंस्ट्रक्टर ट्राइड टू टीच हिम स्विमिंग। मतलब वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे ही वो पानी के अंदर नीचे जाने लगे या डूबने लगे, तो ही यूज्ड टू पुल द रोप, तो वो वापस अपने सरफेस पे आ जाए और उनका कॉन्फिडेंस लौटाए। तो इस तरीके से उन्होंने स्विमिंग सिखाना चालू किया। और इंच बाय इंच, यहाँ पे शब्द है कि इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ही प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टेक्निक 100 टाइम्स। यानी कि उस पर मास्टरी करने के लिए 100 बार उन्होंने एक एक स्टेप को प्रैक्टिस किया, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी। फिर थोड़ा सा उनके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको ये सिखाया कि भाई कैसे आपको, मतलब अपना जो मुंह है, मतलब ब्रीदिंग करने के लिए इनहेल ब्रीथ, स्विमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू इनहेल। यानी कि आपको कब ब्रीथ लेना है, कब आपको पानी के नीचे जाना है, कब आपको बाहर आना है, पानी के बाहर सिर बाहर निकालना है, आपको ब्रीदिंग करनी है, और फिर वापस आपको पानी के नीचे जाना है। सो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सेल।
इस तरीके से मतलब आपको सांस कब लेनी है, क्योंकि सांसों का ही पूरा खेल है स्विमिंग में। क्योंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति पानी के अंडर वाटर ज़्यादा समय तक ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये कर नहीं सकता है। सो इनहेलिंग, सांस को लेना, और एक्सहेल करना, सांस को छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो bit by bit, centimeter by centimeter, gradually his instructor taught him how to swim. And after 6 months of continuous practice, he made him a perfect swimmer. यानी कि उसको बिल्कुल स्विमर बना दिया। बहुत एक एक टेक्निक के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया। नाउ ही ऑर्डर और ही सेड, हिज इंस्ट्रक्टर सेड दैट नाउ यू कैन स्विम अक्रॉस द वाटर, जा बेटा अब तू तैर ले। लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने ये बोला है कि द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश बट आई वाज नॉट फिनिश। यानी कि भैया इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, बट आई वाज नॉट फिनिश, मीनिंग ही वांटेड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ स्विमिंग एंड ही वांटेड टू बिकम ए परफेक्ट स्विमर। फिर वो स्विमिंग अपना पूल में पूरा, है ना, टू एंड फ्रो प्रैक्टिस करने लगे, इस एंड से उस एंड तक जाने लगे। और जब उनको बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते गया, और जब भी वो पानी के नीचे जाते थे तो उनको जो पुराना जो टेरर है उनके सामने आ जाता था, तो उसकी तरफ वो देख के हंसते थे कि डू यू वांट टू स्केयर मी, है ना, ये यू लुक एट मी एंड द टेरर गोज अवे। यानी कि जैसे वो डर उनके सामने आ जाता था तो वो जैसे उनको पूछ रहे कि तू मुझे डराने की कोशिश करेगा, अब मैं तुझसे नहीं डरने वाला हूँ, और वो डर भाग जाता था। तो धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया। लेकिन वहाँ पे वो स्विमिंग पूल में रुके नहीं, फिर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लेक का इसमें लेसन में जिक्र है, अलग अलग सी का जिक्र है। तो उन्होंने अलग अलग लेक्स को पार किया, अलग अलग सी में उन्होंने तैरे, और जो डॉग कॉर्प्रॉन करके एक बहुत बड़ा स्विमर था उनको उन्होंने रिप्लिकेट करने की भी कोशिश की। एंड फाइनली he won the battle and he finally conquered the fear। क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ये वाक्य कहा है, all we have to fear is fear itself। यानी कि ये एक तरह से पूरा लेसन का मॉरल है कि all we have to fear is fear itself। यानी कि अगर हमें किस चीज़ से डरना चाहिए तो डर से ही डरना चाहिए। मतलब डर से डरना चाहिए मतलब हमें डर को हमेशा कॉन्कर करना चाहिए और उसको जीत हासिल करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल निकलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फियर होते हैं। किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का डर लगता है। लेकिन अपन अगर हर चीज़ से अगर अपन डरते जाएंगे तो जीवन में अपन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बहुत बड़ा मॉरल सिखाने वाला लेसन है कि भाई अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का अगर डर है तो उसको बिल्कुल जीता जा सकता है। एज विलियम डगलस conquered his fear of water by continuous practice, but yes, with the help of instructor, and instructor build him up a good swimmer, and finally he was very happy. So the great moral that how to conquer the fear of oneself. So I hope you understood the lesson. जो मेरे पुराने जो स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा वीडियो पहले भी देखे, दे मस्ट बी नोइंग दैट आई एम ए ब्लॉगर टू। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी रिटर्न लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरी होती है। तो आपको आपके इस लेसन की जो ग्लोसरी है, समरी है, क्वेश्चन आंसर है, उसकी लिंक आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और वो रिटर्न क्वेश्चन आंसर आप उस लिंक के ज़रिए आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। I hope you liked my video, and I believe that if you like my video, please do subscribe my channel. Name of my channel is English Prose and Verse. And lastly, I can say that thank you very much for watching. और हाँ, अब ये पानी से ही एक रिलेटेड चीज़ में, मतलब सारे स्टूडेंट जो मेरे देखने वाले जितने भी स्टूडेंट थे, एक उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि
हर मानसून में देखा गया है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं स्विमिंग करने के लिए जाते हैं या तैरने के लिए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम, और वो बहुत बार सेल्फी लेने के चक्कर में, पिकनिक मनाने के चक्कर में बिल्कुल रिवर के पास या लेक के पास चले जाते हैं और हादसे हो जाते हैं। तो मेरी सारी स्टूडेंट्स से एक अपील है कि डोंट गो नियर वाटर बॉडीज़ इफ़ यू डू नॉट नो स्विमिंग। तो ये स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा या मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको अगर आप स्विमर नहीं है तो पानी के बहुत नज़दीक मत जाइए। अभी ये सेल्फी वगैरह का ज़माना आ गया है तो आदमी वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि कब पानी की वेव्स, और आपने टीवी वगैरह या सोशल मीडिया पे भी ऐसे कई हादसे देखे होंगे। तो प्लीज़ डोंट गो नियर वाटर बॉडीज़ इफ़ यू आर। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो नई जगह होती है जिसके बारे में अपने को पहले से नहीं पता होता है तो वहाँ तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। इट इज़ माई हम्बल अपील टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। Once again, thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.